हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करा है। पहला मॉड्यूल हम लोग को कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कल का वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी की जो मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, अब प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे आपको थोड़ा हेल्प होगा अंडरस्टैंडिंग समझने में प्रोसेसेस को। क्योंकि अभी हम लोग तो फिज़िकल पार्ट में नहीं पहुँचे इंडियन ज्योग्राफी के, लेकिन जब पहुँचेंगे तो वो वाले वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, ठीक है। लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर बेहतर और समझ में आएगा आपको, ठीक। तो ये थोड़ा सा छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी आप लोग आगे हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है जियो फिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, जियो फिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट। तो आज हम लोग इंडियन प्लेट के बारे में समझने वाले हैं और जियो फिजिक्स के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि प्लेट क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद आपको एक पूरी भूमिका बना के मैं बताऊंगा कि कैसे भारत की जो प्लेट है वो मूव करी, ठीक। तो फिलहाल आपको बस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लेट क्या होता है। देखिए, प्लेट जो है, अगर आप इस तरीके से समझिए, एक संतरा है, ठीक है, एक ऑरेंज है आपके पास। आपने ऑरेंज का छिलका उतारा, तो जब आप छिलका उतारते हैं तो छिलके टूट जाते हैं। और सोचिए, जो छिलके आपने उतार लिए हैं उसी छिलके को वापस अगर आप उस अर्थ पे चिपका देंगे तो एक आपको कह सकते हैं इस प्रकार की आकृति नज़र आएगी अपने पृथ्वी पे या संतरे पे, ठीक है। इस प्रकार की आकृति नज़र आएगी, टूटे हुए टुकड़े आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। ये मैं बहुत आराम समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें, ध्यान से समझें, तो जो ऑरेंज का छिलका है उसमें उसकी एक मोटाई है, राइट, उसकी एक मोटाई है। ऐसी ही मोटाई हमारी पृथ्वी पर भी है। ऐसी ही मोटाई क्या है, हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह पे भी है। और इसकी गहराई जो होती है, इसकी गहराई ये लगभग 100 किलोमीटर होती है। इसकी गहराई जो होती है ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई की प्लेट होती है, राइट। अब क्या है, इन प्लेट्स के नीचे मैग्मा फॉर्म होता है और ये मैग्मा धक्का देती हैं और ये प्लेट्स मूव करती हैं। मतलब ये प्लेट जो हैं, ये प्लेट्स या तो इस प्रकार से मूव करेंगी या ये इस प्रकार से मूव करेंगी, आपस में टकराएंगी, आपस में दूर जाएंगी, ठीक है। तो आइए थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मैं प्लेट बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो प्लेट बताना चाह रहा हूँ, तो आप ये ब्राउन कलर की अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये ब्राउन कलर की, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ब्लू से, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये क्या है, ये आपकी 100 किलोमीटर की गहराई वाली लगभग प्लेट है। अब ये प्लेट जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर महासागर है। आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे ये देखेंगे, इसके ऊपर आपका क्या है, महासागर है। और महासागर के नीचे ये प्लेट है। इन प्लेटों को हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय प्लेट कहते हैं। देखिए, सागर के नीचे जो प्लेट है, बहुत ध्यान समझिएगा, सागर के नीचे जो प्लेट है वो आप देख सकते हैं, इस ब्राउन कलर की दिख रही है आपको। और यहाँ पर भी आपको प्लेट नज़र आती है, यहाँ पर भी आपको प्लेट नज़र आती है। और ये प्लेट जो आपको नज़र आ रही है, ये प्लेट जो नज़र आ रही है, ये महाद्वीप के नीचे है। यहाँ देख सकते हैं कॉन्टिनेंट बना हुआ है, ये कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। तो ये तो हो गए प्लेट, एक हो गया महासागरीय प्लेट और एक हो गया महाद्वीपीय प्लेट। ये मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आगे आने लेक्चर्स में आपको काम आएंगी सारी चीज़ें। अब देखिए होता क्या, हमारा जो कोर है, आउटर कोर, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो हमारा आउटर कोर है वो कैसा है, पिघली अवस्था में। आउटर कोर हमारा पूरा का पूरा पिघली अवस्था में। अब जब पिघली अवस्था में कोई चीज़ होगी तो होता क्या है, पिघली अवस्था में है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। याद रखिएगा, ये जो पिघली अवस्था में आपको कोर दिखता है, हमारा आउटर कोर जो है पिघली अवस्था में है, वहाँ पर मैग्मा या आप कह सकते हैं लावा बना हुआ है। मैग्मा कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के नीचे मैग्मा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा है और ये मैग्मा गर्म है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो गर्म चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, चाहे वो गर्म हवा हो। आपने देखा होगा, आप कुछ खाना बनाते हैं तो जो आपकी वाष्प होती है वो गर्म होती है, इसीलिए ऊपर उठती है, राइट। जब वो ऊपर जाती है, ठंडी होती है, तो फिर नीचे बैठ जाती है।
इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये मैग्मा इस तरीके से ऊपर उठता है, ये मैग्मा इस तरीके से ऊपर उठता है। ऊपर उठते उठते जैसे जैसे ये अपने जो आउटर कोर है जिससे दूर जाता है, जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनसे जैसे जैसे वो दूर जाता है ऊपर पहुँच के वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के पश्चात वो क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है, और इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बन जाता है। इस तरीके से क्या बन जाता है, कन्वेक्शन करंट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट बना हुआ है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये पहले मैग्मा ऊपर उठा फिर नीचे चला गया, इधर से मैग्मा ऊपर उठा, ठंडा हुआ, नीचे आ गया, राइट। अब ये मैग्मा लेकिन करता क्या है, ये मैग्मा करता क्या है बेसिकली, देखिए मैग्मा जब जाता है इन प्लेट्स पे जाता है तो इन प्लेट्स को धक्का मारता है। ये प्लेट्स देख रहे हैं आप जो भूरी कलर की बनी हुई है, इन प्लेट्स को धक्का मारेगा। जब ये धक्का मारेगा तो प्लेट्स क्या होंगी, प्लेट्स में दरार पड़ेगी, प्लेट में क्या पड़ेगी, दरार पड़ेगी, और दरार से ये टूट जाएगी। प्लेट में क्या होगा, दरार पड़ेगी, दरार से ये टूट जाएगी, और टूटने के पश्चात जब ये टूट जाएगी, जब इसमें क्रैक पड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्मा निकलने की कोशिश करेगा ऊपर, मैग्मा ऊपर निकलने की क्या होगा, कोशिश करेगा, ठीक। और जब मैग्मा निकलने की ऊपर कोशिश करेगा तो क्या करेगा, इन प्लेटों को, आपने देखा होगा अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, 2 आदमी हैं, आप चिपके हुए हैं, आपको बीच से निकलना है, तो आप क्या करते हैं, बीच में घुसते हैं ताकि वो साइड हो जाए, वो खिसक जाते हैं। इसी प्रकार हमारी जो प्लेट है वो क्या होगी, वो धीरे से खिसक जाएगी, ठीक। और इस तरीके से मैग्मा ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, मैग्मा ऊपर आ जाएगा और ये प्लेट खिसक जाएंगी। जब मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो सागर के नीचे, मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो सागर के नीचे, यहाँ पे याद रखिएगा, मैग्मा जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ सागर के नीचे जो आपका पर्वत ऐसे इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है, ठीक है, सागर के नीचे, इसको हम बोलते हैं कटक, इसको हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। याद रखिएगा हम क्या बोलते हैं, इसको रिज बोलते हैं। मतलब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मतलब जहाँ पर प्लेट, जब प्लेटें, ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन आपको दिख रही होगी इस प्रकार से, ये पूरी लाइन है। और जब ये प्लेटें खिसक रही हैं, जब ये प्लेटें खिसक रही हैं तो यहाँ पे बनी आकृति भी क्या हो रही है, पृथ्वी के ऊपर बनी आकृति भी, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, महासागर के नीचे है, तो ये आकृति क्या हो रही है, ये पहाड़ जो छोटे छोटे हैं ये इस प्रकार से खिसक रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ पर सोचिए आप, यहाँ पर इंडिया होता, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर अफ्रीका ये जुड़ा होता, ठीक है, और अफ्रीका इंडिया के बीच में यहाँ पे आपका इंडिया होता और यहाँ पे अफ्रीका होता, और अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते तो क्यों जाते, क्योंकि इसके नीचे कोई ना कोई क्या होता, रिज होता, कटक होता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पर नई नई आकृति बन रही है, नीचे मैग्मा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको चीजें दूर होते नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, जब ये प्लेट खिसक के इधर आएगी तो यहाँ पर महाद्वीप है, यहाँ पर महाद्वीप है, राइट। जब ये महाद्वीपों से टकराएगी, इस प्रकार से महाद्वीपों से टकराएगी तो क्या होगा कि महाद्वीपों से टकराने के पश्चात, क्योंकि ये जो महासागरीय प्लेट है ये बसॉल्ट की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, बसॉल्ट की बेटा बनी हुई है। बसॉल्ट के बने होने के कारण क्या होता है, ये बसॉल्ट की बनी हुई है, बेसॉल्ट के बने होने के कारण ये भारी होती है, ठीक है। और ग्रेनाइट से बनी हुई कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, आपकी हल्की होती है। तो होता क्या है, ये भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाके ये ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जिसको हम बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन या सबडक्शन जोन। तो ये ऐसे स्थान पे पहुंच जाती है जहां पर इसका टुकड़ा मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है, और यही मैग्मा जो है, यही मैग्मा बाद में धीरे से ऊपर की तरफ राइज करता है, यही मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है, और यहाँ पर पृथ्वी पे, ठीक है, हमारे महाद्वीपों पे आपको वॉल्केनोज नजर आते हैं, और साथ ही साथ वलित पर्वत भी नजर आते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 2 प्लेट हो गई। यहाँ पर जो ये प्लेट है ये विनाशात्मक प्लेट है, यहाँ पर विनाश हो रहा है प्लेट का, डिस्ट्रक्टिव प्लेट है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैग्मा ऊपर की तरफ आके कटक बना रहा है। ये छोटे छोटे से आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये छोटे छोटे से समुद्र के नीचे बनी हुई आकृति क्या है, आपके कटक हैं, राइट। तो यहाँ कटक बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट। इनको मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ,
क्योंकि ये चीज़ मैं अपने जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए बस आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये विनाशात्मक प्लेट नीचे जा रही है, पर्वत और वॉल्केनो बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कटक बन रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रिज। अब याद रखिएगा, जहां पर भी मैं बोलूं रिज है, जहां पर भी मैं बोलूं क्या है, रिज, ये शब्द आप याद रखिए, जिसको आप कटक भी बोलते हैं हिंदी में। जहां भी आप कटक या रिज बोलेंगे, इसका मतलब उसके सहारे, जहां पर अगर मैंने ऐसी लाइन बना रखी है कोई मैप में कि ये हमारा रिज है, इसका मतलब ये जो है इस प्रकार से इसके बगल की भूमि एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए यहां पर जैसे जा रही है, ये दूर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इसको बोलते हैं रिज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताइए मुझे आप जल्दी से। बसॉल्ट क्या होता है? देखिए बसॉल्ट जो है लावा, जो लावा होता है, लावा से निर्मित चट्टान होती है बसॉल्ट, लावा से निर्मित चट्टान होती है बसॉल्ट। ठीक है, और ग्रेनाइट का एक प्रकार की चट्टान है, रॉक है, और ग्रेनाइट भी एक प्रकार की क्या है, चट्टान है, रॉक है। ठीक, बसॉल्ट भारी होती है, घनत्व उसका ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो ग्रेनाइट होती है वो हल्की होती है, इसलिए ग्रेनाइट ऊपर उठ जाती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अभी सारी और अब सारी प्लेटों के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की जियोफिजिक्स के बारे में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो प्लेट है, ठीक है, वो किस आज की स्थिति में कैसी है। आज की स्थिति में पहले क्या हुआ वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन आज की स्थिति में किस प्रकार से है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये है हमारा भारत, ये आप देख सकते हैं कि हमारा भारत है, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट बनी हुई है, और यहां लिखा हुआ है क्लियरली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या लिखा हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट का मतलब समझ रहे हैं, ये वही संतरे का छिलका है, ये वैसे ही संतरे के छिलके की तरह है, पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की एक क्या है, प्लेट बनी हुई है। ये प्लेट टेक्टोनिक में मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है। आप कंप्लीट ज्योग्राफी वाली जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम बडी पे, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, और उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो एक एक बात मैं बोल रहा हूँ, उनके नोट्स आप बना लिया करिए। भले ही लाइव में ना बना पाएँ तो बाद में इसको रिकॉर्डेड, इसकी वीडियोस देख के इसको बना लिया करिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है नोट मेकिंग, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए अब यहाँ पर आप समझिएगा। अगर मैं इंडिया को देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आती है। देखिए क्या, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये इंडिया के सहारे यहाँ से एक आपकी रिज बनती आती है, और इस रिज का नाम है कार्लसबर्ग। इस रिज का नाम है कार्लसबर्ग रिज। अब आपको मैंने बताया था, रिज कहीं पर भी आए, रिज अगर आपने बेटा बोल दिया कि रिज आ रहा है, तो रिज का मतलब क्या हुआ कि प्लेटें देखिए एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये प्लेट इधर खिसक रही है, ठीक है, और ये वाली प्लेट इधर खिसक रही है। मतलब ये अफ्रीका की प्लेट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका की प्लेट है, इधर वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, मतलब अफ्रीका की प्लेट से भारत की प्लेट जो है, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, वो क्या हो रही है, दूर जा रही है। और ये दूर क्यों जा रही है, ये दूर क्यों जा रही है? ये दूर इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिज बनी हुई है, इसके नीचे से मैग्मा निकल रहा है। समुद्र के नीचे मैग्मा लावा के रूप में निकल रहा है, कटक बन रहे हैं, और ये एक दूसरे को धक्का देके दूर जा रही हैं, प्लेटें दूर जा रही हैं, इस प्रकार से खिंच रही हैं। ठीक है, तो भारत इधर जा रहा है, अफ्रीका इधर जा रहा है, ये खिंच रही है। इनके बीच में, अफ्रीका और भारत के बीच में, याद रखिएगा, अफ्रीका और भारत के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन कभी मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट था, ये पार्ट आपका कभी एक साथ अफ्रीका और इंडिया चिपके हुए थे। मेडागास्कर वाला पार्ट कर्नाटक से चिपका होता है, यहाँ मेडागास्कर है, मेडागास्कर वाला पार्ट कर्नाटक से चिपका होता है, ये अफ्रीका से चिपके हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इसके नीचे से ये चिपके हुए थे, लेकिन धीरे धीरे नीचे से क्या हुआ, मैग्मा ऊपर की तरफ आया, इसने इनको फाड़ दिया एक तरीके से, और इनको दूर ले जा गया। और वही रिज जो बना, जो कटक की श्रृंखला बनी, इसको हम बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज। इसको क्या बोलते हैं? कार्लसबर्ग रिज बोलते हैं। इसी का विस्तार अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक और रिज आपको है, एरो के साथ मैं बता दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से चल रहा है, ये एरो के साथ। इसको बोलते हैं मिड इंडियन ओशन रिज, इसको बोलते हैं मिड इंडियन ओशन रिज। तो ये है मिड इंडियन ओशन रिज, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका दूर जा रहा है, राइट। फिर यही रिज
आगे पहुंच जाता है, यही रिज आगे पहुंचता है और यही रिज आगे पहुंच के इस प्रकार से यहां तक आपका चलता है। ठीक है, अब रिज में आपको बता दूं, रिज जो होंगे वो इस तरीके से आपको मैप में दिखेंगे, जिसमें कांटे कांटे से ऐसे ऐसे आपके टेढ़े मेढ़ी रेखा आपको नजर आएगी, वो रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। अब यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली, ये ब्लैक कलर से जो मार्क कर रखी है, और यहाँ पर है अंटार्कटिक प्लेट। मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस प्रकार से अंटार्कटिक प्लेट से भी दूर जा रही है, इस प्रकार से खिंच रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ नीचे से रिज कटक जो हैं, कटक निकल रहे हैं और ये इंडिया की प्लेट को क्या कर रहे हैं, इंडिया की प्लेट को धक्का दे रहे हैं। इंडिया की प्लेट को उत्तर पूर्व की ओर इस समय इस वक्त धक्का दे रहे हैं। इस वक्त की बात बता रहा हूँ, पहले उत्तर की तरफ धक्का दे रहे थे, अब उत्तर पूर्व की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर यहीं से अगर आप होते हुए जाएंगे तो यहाँ न्यूजीलैंड के पास आपको मिलेगा करमाडिक रिज, फिर ऊपर चले जाएंगे आप तो नॉर्फ्लॉक रिज, फिर आप उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से होते हुए आएंगे, न्यू गिनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखेंगे तो आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट पड़ेगा, इंडोनेशिया वाला पार्ट पड़ेगा, और यही इंडोनेशिया वाला पार्ट जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर भारत तक पहुँच जा रहा है। अब ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ब्लैक वाली जो सीधी रेखा है, ये जिसमें आपको ऐसे ऐसे नुकीले वो दिख रहे हैं, चोटी जैसे दिख रही हैं, ये यहाँ पर प्लेटें टकरा रही हैं, दूर नहीं जा रही हैं, यहाँ प्लेटें टकरा रही हैं। आप यहाँ पर देखें, ये एरो बना हुआ है इस प्रकार, ये इधर जा रही हैं प्लेटें, और इधर वाली प्लेट जो है वो ऐसे आ रही है, इधर वाली प्लेट ऐसे आ रही है इस प्रकार से। यहाँ पर एक प्लेट है, छोटी सी प्लेट है यहाँ पर, जिसको आप बर्मा की प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ छोटी सी प्लेट है आपकी बर्मा की प्लेट, बर्मा प्लेट, जो कि भारत से इस वक्त टकरा रही है। बर्मा की प्लेट भारत की प्लेट से टकरा रही है इस तरीके से इस वक्त। ठीक है, और सुनामी जो आई थी आपकी, सुनामी आई थी, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था बर्मा प्लेट का। ये बर्मा की प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई थी। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है जहाँ पर अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। और ये वाली जो नीचे लाइन है जहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है, दूर जा रही हैं प्लेट एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी भारत की प्लेट नज़र आएगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये है पामीर नॉट, पामीर की ग्रांथि। यहाँ पामीर की ग्रांथि से एक श्रेणी निकली है सुलेमान, एक श्रेणी पाकिस्तान में निकली है कीर्थर, और इधर बना है काराकोरम, इधर बना है काराकोरम छोटा सा, और फिर इसके नीचे बने हैं पूरी हिमालय की चोटी, जो कि नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो आपको मैंने बता दी, क्या प्लेट के बारे में बता दी। इसी प्लेट में आप अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी है, इसी प्लेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंडिया भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक और रिज बना रखी है, जिसको मैंने लिखा है, जिसका नाम है 90 ईस्ट रिज। यहाँ पर जो मैंने रिज बना रखी है, इसका नाम है 90 ईस्ट रिज, जो अंडमान निकोबार से होते हुए नीचे आता है, नीचे आता है जावा के पास तक, और जावा से नीचे भी, सुमात्रा के नीचे भी जाता है। ठीक है, ये 90 ईस्ट रिज है। कैसे बना, आगे आने वाले अभी समय में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ब्लैक कलर से नज़र आ रही है, और इसी की जियोफिजिक्स हमको समझनी है, इसी की जियोफिजिक्स हमको समझनी है। ठीक है, और यही आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में हेल्प करेगी। इतनी बात समझ में आई तो बताइए आप लोग जल्दी से। जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे ले जाते हैं। देखिए, ये सारे पार्ट जो है ना, ये सारे पार्ट्स आपको टीचर्स कराते ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको आता नहीं है, आता होगा, पता नहीं क्यों नहीं कराते हैं उसके बावजूद, लेकिन बहुत आसान यूट्यूब में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंग के जो बड़ी आप कह सकते हैं बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, मैं वहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, जो बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उनमें एक धारणा बनी हुई है टीचर्स की वहाँ पर कि यूट्यूब में कंटेंट अच्छा नहीं है। यूट्यूब में सब जो पढ़ाया जाता है वो एसएससी लेवल, जीडी लेवल का पढ़ाया जाता है, यूपीएससी का लेवल कोई पढ़ाता नहीं है, और कोई पढ़ा भी देता है यूपीएससी का लेवल अगर, तो बहुत कुछ प्रीलिम्स लेवल तक पढ़ाता है, गहराई में कोई पढ़ाता नहीं है। और बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, खासकर ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट हो गए, उनमें बहुत ही बेकार है। इनफैक्ट पेपर 2 जो आपका आता है यूपीएससी में, पीसीएस में, उसमें भी जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी
जो गवर्नेंस हैं उन वो पोर्शंस कवर कोई कराता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पर जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिंपल सी बात ये फोकस रख के पढ़नी है कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया डेवलप होंगे, यहाँ पर आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो चीज़ें बताऊँगा मैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है। और किताबों में नहीं मिलती है तो आप किताब अच्छी पढ़ कर भी, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता। जैसे आपने DR खुल्लर पढ़ ली, माजिद हुसैन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली, तब भी आपको जियो फिजिक्स ऑफ इंडियन प्लेट वहाँ पर नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ उस प्रकार से दी ही नहीं हुई है, राइट। तो इसलिए जो मैं आपको लेक्चर ये पढ़ा रहा हूँ, ये पहले लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आप लोग को जियोलॉजिकल फॉर्मेशन समझाया और इसके बाद मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। उसका रीज़न ये है, मैं चाहता तो मैं भी आपको लोकेशन और स्थिति से बता सकता था कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य छूते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने कंट्रीज छूती हैं, ये सारी कहानी बता सकता था कि आपको भारत का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसका प्रीमियर कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, उसके लिए लाइव आने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब में मिलेंगे नहीं। तो मेरा कर्तव्य ये है एज अ टीचर कि मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऐसी चीज़ पढ़ाऊँ कि टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आराम से एकदम हलवा में कर लें, ठीक है, आपको एकदम हलवा लगे। लेकिन एक सीक्वेंस होता है ज्योग्राफी पढ़ने का, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जियोमॉर्फोलॉजी मेरी ज़रूर देख लीजिए वीडियो, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती है। अब एकदम से आप इंडियन ज्योग्राफी में बैठे हैं, आपकी आदत इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि अरे वही रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें बता देनी है कि भैया दंडकारण्य पठार कहाँ है, कर्नाटक पठार कहाँ है, तमिलनाडु पठार कहाँ है। भैया ये अगर पढ़ना है तो मेरी मेगा वीडियो प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने उसमें लगभग 9 साढ़े 9 घंटे की 2 वीडियो हैं, 9.5 घंटे की कुल मिला के 9.5 या 10 घंटे की वीडियो हैं, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है मेरी। यहाँ पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड वीडियो बता रहा हूँ, और ये डिटेल्ड वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट की, हम इंडिया की नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लेट। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इंडियन प्लेट जो हमारी है वो किस प्रकार से विकसित हुई, किस प्रकार से बनी, और आज उसका मूवमेंट किस प्रकार से है, और वो भारत पर क्या प्रभाव डाल रही है। क्या आपको ये मालूम है कि दिल्ली और भुज में, ये आपको मालूम है, दिल्ली, भुज, हरिद्वार, हर्षिल, है ना, इन क्षेत्र में आपने देखा होगा कि भूकंप बहुत आ रहे हैं। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो दिल्ली वाली जगह है, हरिद्वार वाली जगह है, वहाँ पर कभी आने वाले भविष्य, मतलब लाखों वर्षों बाद, यहाँ पर महासागर बन सकता है? कभी आपने सोचा है इस चीज़ पे? कभी आपने सोचा है कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर भूसन्नति बन जाएगी बहुत ही विकसित रूप में, जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है? आपने ये सोचा है कि क्यों तिब्बत से जो पामीर पठार के पास से नदी निकलती है सांगपो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में, वो सांगपो नदी क्यों ऐसा है कि वो पश्चिम से पूर्व बह रही है, या क्यों ऐसा है कि हमारे जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं? इनके पीछे का कारण जियोफिजिक्स है। क्या आपको मालूम है कि हम लोग को तेल कहाँ मिलता है? बॉम्बे हाई, अरब सागर में स्थित महाराष्ट्र के पश्चिम में जो सागरी भाग है उसके नीचे हम लोग को तेल मिलता है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि हम लोग को जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला रीजन है वहीं पर कोयले का उत्पादन मिलता है? ऐसा क्या हुआ भारत में? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो उसके लिए आपको जियोफिजिक्स समझनी है, और ये सारी चीज़ों का आंसर जो है आज आप लोग को मिलने वाला है। अगर बढ़िया लग रहा है सब सुनने में तो बताओ, यस लिख के बताना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व। 225 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बोनीफेरस एरा की। यहां पर हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी? कार्बोनीफेरस एरा के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ब्रीफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे हम लोग बात करेंगे कार्बोनीफेरस पीरियड की, जो कि 225 मिलियन ईयर अगो था। देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार हमारी पृथ्वी थी पूरी, ये आप लोग को मालूम ही है, और यहां पर पृथ्वी पे एक बड़ा भूखंड हुआ करता था जिसको आप बोलते हैं पैंजिया, जिसको आप बोलते हैं पैंजिया। और इसके चारों ओर आप सब जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पैंथलासा। ये बात मैं बता चुका हूं क्योंकि अपने पहले वाले लेक्चर्स में। पैंथलासा, राइट, ये आपका वृहद महासागर था, ये वृहद महासागर था।
और यहां पर एक विशाल भूखंड था, विशाल भूखंड, जिसको आप बोलते हैं पैंजिया। ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, टूट गया। टूट गया मैग्मा के ही कारण टूटा होगा। इसमें रिज बने होंगे नीचे से, और रिज ने इन दोनों को, यहाँ बीच में रिज बना होगा और दोनों ने इन दूसरे को क्या करा होगा, एक दूसरे से दूर कर दिया। और ये कब चीज़ हुई, ये चीज़ हुई 225 मिलियन वर्ष पूर्व। मतलब पैंजिया जो है, पैंजिया, उसका विखंडन हुआ। विखंडन, या आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन इंग्लिश में। ठीक है बड़ा, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को। यहां पर क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। पैंजिया जो है वो टूट जा रहा है। और पैंजिया टूट के क्या बनता है, पैंजिया टूट के बनता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इस प्रकार से 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो गतिविधि होनी चालू हुई, उससे आपका क्या बना, उससे आपका एक भूखंड बना जिसको आपने बोला अंगारा लैंड, जिसको आपने बोला अंगारा लैंड। ठीक है, और एक भूखंड बना जिसको आपने बोला गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से दो आपके भूखंड बन गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया और गोंडवाना भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और बीच में यहां पर जब रिज आपका टूटा, जब इसके बीच में रिज बना होगा, कटक बना होगा, तो एक दूसरे से नीचे से मैग्मा निकला होगा, नीचे से जब मैग्मा निकला होगा तो एक दूसरे से दूर गए होंगे, राइट। और एक दूसरे से जब दूर गए होंगे तो खिंचे होंगे, और इसमें जब ये चले गए होंगे तो इसके बीच में जो गड्ढा बना होगा उसमें यहाँ से पानी भर गया होगा आके पैंथलासा का, और यहाँ पर पानी भरने के कारण यहाँ पर नया एक सागर इसके बीच में बना जिसको आप बोलते हैं टेथिस सागर, टेथिस सी। टेथिस सी क्या बना, टेथिस सी। और ये टेथिस सी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टेथिस सी के कारण, इसी टेथिस सी में जब मलबा इकट्ठा हो गया, यहाँ पर मलबा इकट्ठा होने के कारण जियोसिंक्लाइन बन गया, भूसन्नति जिसको हम बोलते हैं, जो आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था, भूसन्नति बन गई। और भूसन्नति की वजह से, भूसन्नति की वजह से क्या हुआ, भूसन्नति की वजह से यहाँ पर, ठीक है, हिमालय का निर्माण होता है, काराकोरम का निर्माण होता है, जो कल आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया था। इसको आज हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या होता है कि लगभग आज से 180 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 180 मिलियन वर्ष पूर्व एक और गतिविधि होती है। ठीक है, एक और गतिविधि होती क्या है कि जो अंगारा लैंड है, यहां देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, इसमें भी, इसके बीच में भी, अंगारा लैंड के बीच में भी, यहां पर भी क्या होता है, नीचे से मैग्मा निकलता है और कटक बनते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, कटक बनता है। और ये अंगारा लैंड भी क्या होता है, फट जाता है, विभाजित हो जाता है। और इसका एक भाग जो है वो, इसका पश्चिमी भाग पश्चिम की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इस कारण होता क्या है कि यहाँ पर जब ये नया इस प्रकार से अंगारा लैंड आपका खिंचेगा, अंगारा लैंड खिंचेगा, तो यहाँ पर भी आपका गैप बनेगा इस तरीके से। अंगारा लैंड जब आपका टूट जाएगा तो एक पार्ट आपका इस प्रकार से होगा, जो टूटा वाला भाग है, इस प्रकार से टूट गया भाग, और एक भाग आपका इस प्रकार से रह गया। राइट, तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि इसके बीच में एक कटक बनने लगा, और कटक इनको आज भी एक दूसरे से दूर कर रहा है, आज भी एक दूसरे से इनको दूर कर रहा है कटक ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक ओशन रिज, इसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक ओशन कटक, महासागरी कटक। ठीक है, और इस महासागरी कटक ने क्या करा, जब ये महासागरी कटक, ये जब चीज़ें फटी तो इसमें क्या हुआ, देखो, जब ये चीज़ फटेगी, दूर जाएगी एक दूसरे से, तो यहाँ का पानी फिर इसमें आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर पानी भर गया, पानी भर गया। और 180 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर इस पानी भरने के कारण एक आपका महासागर बना, जिसको आपने बोला उत्तरी अटलांटिक सागर, नॉर्थ अटलांटिक सागर, जो कि 180 मिलियन वर्ष पूर्व बना था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये वाला भाग, जिसको आज हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, उसके काफी लाखों वर्षों बाद, आज से 120 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, इस प्रकार से गोंडवाना लैंड का भाग जो है
गोंडवाना लैंड का पार्ट इस प्रकार से अलग हुआ, और ये भी क्या हुआ, ये वाला भाग भी एक कटक के सहारे इस प्रकार से अलग हुआ, इस प्रकार से कटक के सहारे अलग हुआ। ठीक है, और यहां पर फिर बना हमारा साउथ एटलांटिक ओशियन, दक्षिणी आंध्र महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक पहले बना है, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक महासागर पहले बना है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर बाद बना है। ये कई लोगों ने नहीं आपको बताया होगा, आप लोग अटलांटिक महासागर की तरह पढ़ते हैं, लेकिन ये शायद किसी ने बताया नहीं होगा आपको। 180 मिलियन वर्ष पूर्व पहले बना है नॉर्थ अटलांटिक, और 120 मिलियन वर्ष पूर्व बना क्या, साउथ अटलांटिक। और इसी टाइम पे ठीक। अच्छा पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई? यस लिख के बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, चलिए आप लोग समझ में आ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब इसी वक्त पे एक और गतिविधि हुई। ठीक है, इसी वक्त पे एक और गतिविधि हुई। क्या गतिविधि हुई? इसी टाइम पे 120 मिलियन वर्ष पूर्व एक और गतिविधि होती है। वो गतिविधि क्या है? वो गतिविधि ये है कि यहां पर जो अफ्रीका है, आज का अफ्रीका नहीं, जो उस वक्त अफ्रीका था, इसी से सटा हुआ था हमारा क्या, यहां मेडागास्कर था, इसी से सटा हुआ था भारत, और भारत काफी चौड़ा था। और इसी 120 मिलियन वर्ष पूर्व भारत जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ। भारत जो है, इंडिया जो है, वो उत्तर की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ में। और जब इसकी अगर आप बात करें गति की, इसकी स्पीड की अगर आप बात करेंगे, तो याद रखिएगा यहां पर कि इस समय लगभग 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से चल रहा था। 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। समझ में आई आपके बात? ये ठीक है। तो ये गतिविधि 120 मिलियन वर्ष पूर्व आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर ही बना, और भारत अफ्रीका से टूट के उत्तर में चला। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर की दिशा में प्रवाहित हुआ। उत्तर की दिशा में प्रवाहित हुआ। ठीक है, अब उत्तर की दिशा में प्रवाहित तो हो गया। अब जब ये प्रवाहित हुआ तो इस समय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, काफी दक्षिण में स्थित था। तो दक्षिण में स्थित था, तो ये जब आपका आगे बढ़ने लगा, तो इसी टाइम पे ये जब टूटा है, तो यहां पर एक जगह थी रीयूनियन हॉटस्पॉट, जिसके ऊपर से भारत निकला। रीयूनियन हॉटस्पॉट जिसके ऊपर से भारत निकला, जो कि आज आप देखेंगे तो मेडागास्कर के करीब है। मेडागास्कर के पास जो आप देखते हैं वहां पर रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है? ये एक आइलैंड है इस समय, तो रीयूनियन आइलैंड, जो कि फ्रांस के कब्जे में है, जिसका अधिकार, जो कि हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन फ्रांस इस पर अपना अधिकार बनाए रखा हुआ है। ठीक है, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है, बहुत ध्यान से रखिएगा, ये एक वॉल्केनिक यहाँ पर इरप्शन होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। और भारत जो है क्रिटेशियस पीरियड में यहाँ से भी जब गुजरा, तो यहाँ पर भी भारत में इस प्रकार से आपका लावा का क्या हुआ, उद्गार हुआ। और भारत जब हिमालय से टकराया, तब भी भारत में दक्कन के पठार पे लावा का उद्गार हुआ, जो कल मैंने आप लोग को बताया था, भ्रंश के सहारे हुआ था। और जब ये स्टार्ट कर रहा था, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से जब ये ऊपर उत्तर की तरफ चल रहा था, तो उत्तर की तरफ जाने पर यहाँ पर ये इस प्रकार से ज्वालामुखी निकल रही है, और ये इसके ऊपर से जा रही है, भारत की प्लेट जा रही है और ज्वालामुखी निकल रही है। तो ज्वालामुखी विस्फोट वाकई में होगी भारत के ऊपर।
तो भारत में जब विस्फोट हुआ तो ये फैलता चला गया, ठीक है ना, ये फैलता चला गया। अब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपको समझना है, यहां पर, या मैं आपको एक बनाई के दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो क्या होता है, यहां पर लगभग 80 मिलियन वर्ष, पूर्व, लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व भारत की प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट द्रास वाले क्षेत्र में, द्रास के पास, जो आज का द्रास सेक्टर है, जिसको आज आप जम्मू कश्मीर, जो आज आपका लद्दाख में द्रास है, ठीक है, उस द्रास के पास तिब्बत की प्लेट से टकराई, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये उत्तर की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ गया, और ये प्लेट जो है ये कहां टकराई, ये तिब्बत से जाके टकराई। कहां से टकराई, तिब्बत से। इतनी बात समझ में आ रही सबके? सौरभ, ये रिज कहां बनते हैं, बिल्कुल जहां पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं रिज वहीं बनेंगे जहां पर मैग्मा का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और मैग्मा का फॉर्मेशन कहां पे ज़्यादा होगा, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो बनेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आप लोग पूछ रहे हैं, दक्कन पठार बना एंड ऑल, ये सब हम आपको बता चुके हैं कल कि कैसे बना, क्या बना, और बाकी अभी आने वाले लेक्चर्स में दक्कन का पठार कैसे बना, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना होइए। अभी मैं आपको केवल एक कहानी के रूप में, मतलब एक थ्योरी जो हमारी है उसके रूप में आपको समझा रहा हूँ चीज़ें हुई क्या। देखिए अब आपको यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ क्या है, देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पर कल हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पर हमारा क्या था, अरावली था कि नहीं था। यहाँ पर अरावली पर्वत है, जो कि भारत की जो नोक निकली थी जब भारत चल रहा था, अफ्रीका से अलग होकर चला था भारत, तो उसमें जो उत्तरी भाग था, काफ़ी उत्तर की तरफ, वो कौन सा था, अरावली का भाग था, ठीक है। और इसी तरीके से ये अरावली तो यहाँ पर स्थित है, ये अरावली तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक और भाग हुआ करता था जिसको आप बोलते हैं एक बड़ी ऊंची पहाड़ी हुआ करती थी उस समय, जो आज इतनी ऊंची नहीं है, जिसको आप बोलते हैं राजमहल हिल्स। इस राजमहल हिल्स का विस्तार काफ़ी था। ये राजमहल हिल्स पूरी आपकी झारखंड, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में फैली हुई थी, और दोनों की अगर आप दिशा देखेंगे, दोनों की आप दिशा देखेंगे तो उत्तर की तरफ थी ये, और खासकर उत्तर पूर्व की तरफ थी इसकी दिशा, ठीक है। अब होता क्या है, होता क्या है यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा। तिब्बत जो है आपका, तिब्बत, ये तिब्बत है, तिब्बत का पठार, ठीक है, और ये भारत है। भारत काफ़ी चौड़ा था, हालांकि इस प्रकार से था भारत पहले, ठीक है, काफ़ी चौड़ा था, इसका जो पश्चिमी भाग है काफ़ी चौड़ा था। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपका टेथिस सागर था, आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर यहाँ पर था। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये चीज़ आपको मैंने बताई, यहाँ पर नहीं बताई, देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, यहाँ पर टेथिस सागर था, टेथिस सागर खुला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी टेथिस सागर में भारत से बहने वाली उत्तर की ओर की नदियां, ठीक है, जैसे कि चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये नदी सब क्या है, उत्तर की ओर बह रही है। उस समय भी बहती थी, मतलब ये हिमालय से पुरानी, या गंगा से पुरानी नदी है, याद रखिएगा। चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सब गंगा से, हालांकि अब ये गंगा रिवर सिस्टम में आ गई हैं, लेकिन ये पुरानी है उनसे। तो कई लोग बोलते हैं जो पुरानी नदी होती है वही मुख्य नदी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ जियोमॉर्फोलॉजी में कि जो मुख्य नदी हम लोग डिसाइड करते हैं कि गंगा मुख्य नदी क्यों है और यमुना क्यों नहीं है, इसका उत्तर भी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में दे रखा है। फिलहाल ये अपने साथ क्या लेके आई, अवसाद। ये अपने साथ क्या लेके आई, अवसाद लेके आई। और यहाँ पर बह रही थी कुछ तिब्बत से दक्षिण से और बहने वाली नदियाँ, जैसे कि सिंधु, इंडस, सांगपो और सतलज। सांगपो आपकी ब्रह्मपुत्र है ना, ये दक्षिण की ओर बह रही थी। तो ये भी अपने साथ बहुत मलबा लेके आ रही थी, ये भी अपने मलबा लेके आ रही थी। और इन्होंने मलबा यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे मलबा इकट्ठा कर दिया। और मलबा इकट्ठा करने से कुछ इस प्रकार की आकृति हो गई। जो इतना गहरा महासागर था, जो इतना गहरा महासागर, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पे भारत है। जो इतना गहरा महासागर था, ये गहरा महासागर क्या हुआ, गहरे महासागर में अवसाद इकट्ठा होते चले गए, अवसाद इकट्ठा होते चले गए, अवसाद इकट्ठा होते चले गए। और यहाँ पर बहुत ही थितला जल, आपका उथला जल जिसको बोलते हैं, बहुत ही शैलो वाटर बचा रह गया। बाकी पूरा का पूरा क्या हुआ, ये अवसाद बन गया, ये अवसाद जम गए। ये क्या बन गए यहाँ पर, अवसाद, सेडिमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, सेडिमेंट्स बन गए। और इस तरीके की आकृति को हम क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। और ये था हमारा टेथिस जियोसिंक्लाइन। इसको हम बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। क्या बोलते हैं हिंदी में, टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन या टेथिस भूसन्नति। ठीक है, तो जब यहाँ पर भारत जो है, या आप कह सकते हैं अरावली जो है, अरावली जब तिब्बत के पठार के अंदर घुसा, तो उससे पहले वो कहाँ, किसके अंदर घुस गया, टेथिस जियोसिंक्लाइन के अंदर घुसा, टेथिस जियोसिंक्लाइन के अंदर घुसा। टेथिस जियोसिंक्लाइन का एक उपभाग था, उसके ऊपर घुसा। और यहाँ पर बनी कौन सी रेंज, छोटी। क्यों छोटी बनी, क्योंकि जो अरावली की चौड़ाई है वो छोटी थी, है ना। भारत का नुकीला भाग जो था वो आगे, ऐसे ये नुकीला भाग आगे घुसा था, तो इसीलिए जो काराकोरम की चौड़ाई वो इतनी है। ठीक, तो ये आपकी भाग आगे घुसा और यहाँ पर बना काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या बना, काराकोरम की पहाड़ी बनी, काराकोरम पहाड़ी। और क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी थी और इस पहाड़ी ने काफ़ी प्रेशर लगाया, ये पहाड़ी नीचे गई, ये पहाड़ी अरावली की पहाड़ी, जो अरावली की पहाड़ी है ये तिब्बत के पठार के नीचे जियोसिंक्लाइन से होते हुए गई, और इसने ये जो हल्का भाग था तिब्बत का, इसको ऊंचा कर दिया, उठा दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ऊंची चोटी बनी, जिसको आप बोलते हैं केटू। आप देखेंगे काराकोरम वाले रेंज में, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी केटू बनी। क्यों बनी, और काराकोरम रेंज की अगर आप नॉर्मली देखेंगे हाइट, एवरेज हाइट तो बहुत ज़्यादा है एवरेज हाइट। ठीक है, यहाँ के काराकोरम की जितनी भी श्रेणी है जो आजकल आपका लद्दाख रीजन में है या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, उसको अगर आप देखेंगे तो सबकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बर्फ़ की चादर पड़ी रहती है हमेशा, यहाँ पे बर्फ़ की चादर बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से पड़ी होती है। वहीं आप देखेंगे बाकी हिमालय की कई ऐसी चोटियाँ जहाँ पर बर्फ़ की चादर पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि यहाँ पर नुकीला भाग था भारत का। ठीक है, अरावली पहाड़ी थी यहाँ पर, जो कि अंदर जब घुसी तो यहाँ पर काफ़ी ऊंचे पर्वत निकले, जिसको बोलते हैं, जिसपे एक आपका नाम आता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या जिसको आप K2 भी बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट K2, जो कि काराकोरम रेंज में है। और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बनी राजमहल हिल्स के कारण। बनी किसके कारण, राजमहल हिल्स के कारण, जिसको आप बोलते हैं कंचनजंगा। इनफैक्ट इसके धंसने की वजह से याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट बना जब राजमहल हिल्स भूसन्नति में एक जगह, पहले ये गया, पहले उत्तर की तरफ क्या हो गया, ये गया, तो काराकोरम पहले बना। ठीक है ना। उसी प्रकार बाद में, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, ये बाद में धंसा। बाद में धंसने के बाद इसने जो चोटियां बनाई सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। वैसे भारत सबसे ऊंची चोटी माउंट K2। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार आप देखेंगे जब प्लेट खिसकी हैं तो आपको इस तरीके से चीजें हुई कुछ। ठीक, इतनी बात समझ में आई तो बताओ, फिर आगे बताता हूं क्या होता है। जल्दी से बताइए आप लोग, आगे बताता हूं फिर क्या होता है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। अगर आपको एक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसी से आधारित, इसी पर आधारित। अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या यहां पर, जब यहां पर तिब्बत है, पठारी भाग है, ठोस चट्टाने हैं, ठीक है। तो यहां पर जब ये भाग अंदर की तरफ, अरावली वाला पार्ट अंदर की तरफ गया, इसके नीचे घुसा, तिब्बत के पठार के नीचे घुसा, ठीक है। तो यहां पर तिब्बत का पठार रोकने की पूरी कोशिश करेगा। भाई क्यों घुसने दोगे तुम अपने घर में किसी को, ठीक है। तुम जानते हो कि ये जो है कि घुसपैठिया है, तो उसको तुम घुसने तो नहीं दोगे, रोकने की कोशिश करोगे। तो जब रोकने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ, जब इसने रोकने की कोशिश करी तो ये नीचे वाला, आप ध्यान से समझिए, जब ये दो चीज़ लड़ती हैं, जब दो प्लेटें लड़ती हैं तो एक प्लेट नीचे जाती है, ऐसे नीचे, तो ये नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ। और जब ये नीचे की तरफ गया तो आपका क्या बना, काराकोरम बना। लेकिन एक समय के बाद तिब्बत ने क्या करा, तिब्बत पठार ने इसको और अंदर जाने नहीं देने दिया, ठीक है। और मतलब यहाँ पर नीचे नहीं जाने दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इसके दक्षिणी भाग में, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर राजमहल हिल्स की वजह से, यहाँ पे अरावली है, आपका, और यहाँ पर राजमहल पहाड़ी है, राजमहल हिल्स है, राजमहल पहाड़ी। इसी वजह से जब अरावली आपका जाती है, अरावली अंदर जाती है, राइट, तो क्या होता है कि, और राजमहल हिल जाती है, तो ये तिब्बत का पठार इसको रोकने की कोशिश करता है। और आप सोचिए, आप आके दीवार में टकरा रहे हैं, तिब्बत के पठार में आके टकरा रहे हैं। जब आप टकराएंगे तो उसका पूरा करंट, जब आप टकराते हैं तो पीछे तक आता है उसका पूरा प्रेशर। जब कोई चीज़ आप दबाते हैं, ठीक है, दबाते हैं तो क्या होता है, उसके टकराने की वजह से आप देखते होंगे कई बार चीज़ें टूट जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को अगर दीवार में कस के मार दें, किसी लकड़ी को, चौड़े पटरे को, तो उसमें देखते हैं दरार बन जाती है। और यहाँ पर यही हुआ कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, दरार सी बन गई, ठीक है। और ऐसी दरारें इधर भी बनी, और हुआ ये कि खासकर जो इसका पश्चिमी भाग वाला हिस्सा, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी वाला भाग था, जो कि आप देखते हैं पहले भारत हमारा बहुत चौड़ा हुआ करता था, पहले भारत इस प्रकार से चौड़ा हुआ करता था, भारत का जो पश्चिमी भाग है इस प्रकार चौड़ा होता। लेकिन क्या हुआ कि इस दरार पड़ने के कारण ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये क्या हुआ, दरार पड़ने की वजह से कमज़ोर हुआ, और कमज़ोर होने के बाद इस प्रकार से ये नीचे धंस गया। क्या हुआ, नीचे की तरफ धंस गया, और जब ये नीचे धंस गया तो हिंद महासागर का पानी इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और ये सागर क्या बन गया, ये सागर बन गया अरब सागर। यहाँ पर हिंद महासागर था, इंडियन ओशन, यहाँ पर हिंद महासागर था, इंडियन ओशन। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया आपका अरबियन ओशन, अरेबियन सी। यहाँ पर ओशन था और यहाँ सी बन गया, ठीक है। और ये जो भारत का पश्चिमी भाग था, भारत का पश्चिमी भाग पानी के नीचे चला गया, भारत का पश्चिमी भाग क्या हुआ, पानी के नीचे चला गया। इसीलिए अब आप सोचो, नॉर्मल जैसे आपका ये है समुद्र तल, ठीक है, तो और ये आपका समुद्र, आप कह सकते हैं समुद्र की नितल है, ये फ्लोर, सी फ्लोर, और ये समुद्र तल है, ऊपर पानी। इसकी गहराई एक होगी, गहराई, ठीक है, और इसकी गहराई काफ़ी होगी। लेकिन आप जब यहाँ पर जाएंगे अरब सागर में, इसके पश्चिमी भाग वाले पार्ट में जाएंगे, जब आप गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिम में जाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि ये जो गहराई है, ये गहराई इतनी ना होके गहराई कम है, गहराई इसकी क्या है, कम है। क्यों गहराई कम है, क्योंकि ये जो पार्ट यहाँ होना चाहिए था, ये पार्ट ऊपर उठ गया। कैसे ऊपर उठ गया, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा वाला भाग गिर गया, पटक गया, टूट के इसके ऊपर पश्चिमी भाग गिर गया। इसकी वजह से इनकी जो गहराई है, वो गहराई क्या हुई, गहराई कम हो गई, गहराई कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इसमें भूमध्य रेखीय वनस्पतियां भी थी,
इसमें भूमध्य रेखी वनस्पतियां भी थी। और ये भूमध्य रेखी वनस्पतियां जो हैं, ये भूमध्य रेखी वनस्पतियां सागर के नीचे चली जाती हैं। किसके नीचे? सागर के नीचे चली जाती हैं। और सागर, ये वनस्पतियां बाद में समुद्रों के अवसादों द्वारा दब जाती हैं। समुद्र के अवसाद के नीचे, अवसादों के नीचे दब जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो सेडिमेंट्स सी लेके आ रहा है, उन सी सेडिमेंट्स के नीचे क्या हो जाती हैं? नीचे दब जाती हैं उनके कारण। ठीक है, और यहां पर, क्योंकि यहां पर सदा, भूमध्य रेखी वनस्पति का मतलब होता है सदाबहार वन। यहां पर इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू कह सकते हो सदाबहार वन। ठीक है ना, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहां पर सदाबहार वन थे। ये सदाबहार वन कहां चले गए? पानी के नीचे चले गए, दब गए। और इसीलिए आप देखते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि ये भाग क्या है? उठा हुआ भाग है। भाग क्या है? उठा हुआ भाग है। इसीलिए इस क्षेत्र में, यहां पर एक जगह है जिसको आप बोलते हैं बॉम्बे हाई, जिसको आप क्या बोलते हैं? बॉम्बे हाई। और ये बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम और गैस के लिए। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम एंड गैस के लिए। याद रखिएगा, जब भी वनस्पति सागरीय जल के नीचे या जल के नीचे सबमर्ज होकर दब जाती हैं, तो वहां पर हमेशा तेल और गैस मिलता है। और अगर कोई लैंड का पार्ट, सोचिए यहां वाला पार्ट अगर नीचे धंस जाए, ठीक है, और उसके ऊपर अवसाद आ जाए, तो वहां पर हमेशा कोयला मिलता है। वहां हमेशा क्या मिलता है? कोयला मिलता है, कोल मिलता है। तो कोल कहां मिलेगा? जब भूमि का भाग, जहां पर बहुत सारे सदाबहार वन थे, वो सदाबहार वन नीचे दब गए, तो भूमि का भाग जब नीचे दब जाता है तो वहां पर कोयला मिलता है। और जब जो वनस्पतियां हैं वो समुद्र के नीचे, अगर आपकी समुद्र के नीचे दब जाएंगी, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको तेल मिलेगा। और ये भाग मैंने आपको बताई कि ये जो भाग आपका है, जो समुद्र अरब सागर के नीचे है, ये इतनी गहराई में नहीं है, उठा हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या नाम दिया हमने? बॉम्बे हाई। हाई मतलब उठा हुआ हिस्सा। इसको हमने क्या बोला? बॉम्बे हाई, उठा हुआ हिस्सा। और यहाँ पर ये वनस्पतियाँ जो हैं, ये वनस्पतियाँ पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन करती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम गैस कहाँ मिलता है? यहीं पर मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और गैस यहीं पर मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब आप सोचेंगे असम के दिग्बोई में भी मिलता है। असम के दिग्बोई में इसलिए मिलता है क्योंकि जियोसिंक्लाइन से बना है हिमालय। ठीक है, और जियोसिंक्लाइन का मतलब है उसके नीचे वनस्पतियां थीं और सागरी जल में डूबी थी, बाद में ऊपर हो गई, इसलिए वहां पर मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आपको जो वृहद रूप में मिलेगा वो आपको बॉम्बे हाई में मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? इसी तरीके से मिनरल रिसोर्स भी आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ मिलता है। खैर, ये एक बात हो गई। ये क्या हो गई? एक बात हो गई। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली होगी, अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में ये कि यहां पर भूमध्य रेखी वनस्पति कैसे बनी, क्योंकि इक्वेटर तो इसके नीचे से निकलता है, इक्वेटर तो भारत के नीचे से निकलता है। तो मैंने आपको भी बताया, जब भारत दक्षिणी गोलार्ध में था तो उत्तर की तरफ आया। जब भारत उत्तर की तरफ आया तो बहुत धीमी गति में आ रहा था, 12 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। तो इस भूमध्य सागर के ऊपर से भी तो गया होगा, है ना। हजारों वर्ष उसने इस भूमध्य सागर के ऊपर बिताए होंगे, हजारों वर्ष। और जब हजारों वर्ष इस भूमध्य सागर बोल रहा हूँ, भूमध्य रेखा के ऊपर बिताए होंगे, जब भूमध्य रेखा के ऊपर इसने हजारों वर्ष बिताए होंगे, तो भूमध्य रेखीय जलवायु से इसका एनकाउंटर हुआ होगा, जिसको आप बोल सकते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु से इसका संपर्क हुआ होगा भारत की भूमि का। और उस समय भारत की भूमि में जो वन बने होंगे वो वही वन बने होंगे जो आज भूमध्य रेखा पर बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन बन गए। इसीलिए क्या हुआ? यहाँ पर सदाबहार वन बन गए थे। पूरे भारत में सदाबहार वन मिल रहे थे उस समय, पठारी क्षेत्र में भी। क्यों? क्योंकि वो भूमध्य सागर में काफ़ी हजारों साल तक रहा। ठीक है, इसलिए आपको, या आप कह सकते हैं लाखों साल तक रहा, इसलिए आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। तो एक तो चीज़ ये हो गई आपकी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर, ठीक है, कि वेस्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्यों आपको ऑयल मिलता है। दूसरी चीज़, जब अरावली और राजमहल हिल्स, जब अरावली और राजमहल हिल्स आपका टकराए तिब्बत के पठार से, जब तिब्बत के पठार से टकराए,
तो इस समय याद रखिएगा, इनमें मैंने बताया ना पीछे तक फोर्स आता है, देखा होगा आपने कई बार। अगर जैसे एक सोचिए सांड है, वो आकर लड़ रही है किसी दीवार में, तो उसका प्रेशर उसके पीछे बॉडी तक आएगा। इसी कारणवश यहां पर याद रखिएगा, इन्हीं अरावली और राजमहल में बहुत सारे भ्रंशन का निर्माण हुआ, फॉल्ट और फ्रैक्चर्स। भारत में बहुत सारी दरारें पड़ी और कई भाग भारत के नीचे धंस गए। वो हम लोग एक अलग टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे आने लेक्चर्स में, फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ इंडिया। उसमें बताऊंगा कहाँ कहाँ पे भारत में फॉल्ट पड़े, कहाँ कहाँ पे भ्रंश, मतलब कहाँ कहाँ पे भूमि धसी भारत की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसी दौरान यहाँ पर आप जो झारखंड उड़ीसा वाला हिस्सा देखते हैं, आप झारखंड उड़ीसा बिहार वाला हिस्सा देखते हैं, इसकी भूमि भी धसी अंदर, खासकर झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाली भूमि। ये जब भूमि धसी तो यहाँ पर जो वनस्पति थी ये धस गई, और जब ये भूमि धस गई तो इसके ऊपर, धसी हुई भूमि के ऊपर बहुत सारी नदियाँ बहीं, और नदियों ने अपने अवसाद से इसको नीचे दबा दिया। नदियों ने इसको अपने अवसाद से नीचे दबा दिया, और इन्हीं अवसादों, ये जब नीचे अवसाद दब गए तो यहाँ पर कोयला, यहाँ पर क्या है, कोयले का निर्माण होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में आप अगर देखेंगे तो इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलता है बेटा, कोल मिलता है। और ये कोल क्यों मिल रहा है, ये कोल आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये भूमि का बाट था, यहाँ पर वनस्पतियाँ थी, ये दब गई। अच्छा, एक चीज़ और आपको कॉमन सेंस में बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, आपको कोयला कहाँ मिलता है भारत में, भ्रंश में बहने वाली नदियों में, जैसे महानदी भ्रंश से बहते हुए जा रही है, दामोदर नदी भी भ्रंश से बहते हुए जाती है, और दामोदर में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आपको कोयले के निक्षेप मिलते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब भ्रंश से बह रही हैं, ये सारी कहाँ बह रही हैं, भ्रंश से बह रही हैं। ठीक है, और इनके पास, इन्हीं के नीचे आपको कोयले भी मिलते हैं इनके क्षेत्र में। समझ में आ रही है आपकी बात। तो जो नदियाँ थी, इन्होंने अवसाद इकट्ठे करे, अवसाद से दबा दिया वनस्पति को, और आपको कोयला यहाँ मिलने लगा। तो आज आपको जो कोयला मिल रहा है वो यहाँ पर इस वजह से कोयला मिल रहा है। समझ में आई बात आपकी इतनी? अगर समझ में आई तो यस लिख के बताइए, आगे बढ़ें। अगर समझ में आई तो यस लिख के आगे बढ़ें, बताइए। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखिए हम लोग यहां पर आते हैं। अब देखेंगे आप यहां पर, तो यहां पर ये वाली जो रिज है, इस रिज को मैंने बोला कार्लसबर्ग रिज। इस रिज को मैंने क्या बोला, कार्लसबर्ग रिज बोला। ठीक है बेटा, ये कौन सी रिज है, कार्लसबर्ग रिज है। कार्लसबर्ग रिज क्यों बनी है, और कार्लसबर्ग रिज ने करा क्या, अफ्रीका और इंडिया प्लेट को दूर करा। अभी मैंने आपको बताई, ठीक है, अभी आपको बताई। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज यहां पर एक समझने वाली आती है कि यहां पर इस प्लेट के बीचों बीच ये एक रिज कैसे बन गई, जिसको हम बोलते हैं 90 ईस्ट रिज। ये 90 ईस्ट रिज कैसे बन गई? 90 ईस्ट रिज तो पहली बात 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर नाम है। ये 90 डिग्री ईस्ट रिज कैसे बनी, ये समझने वाली बात है। देखिए, अब समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। भारत जब पहले मूव कर रहा था, तो भारत उत्तर की तरफ मूव कर रहा था। भारत किधर मूव कर रहा था, उत्तर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है, याद रखिएगा, ये उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर रहा था। किधर मूव कर रहा था, उत्तर पूर्व की तरफ। एक भाग मूव कर रहा है किधर, एक भाग मूव कर रहा है उत्तर की तरफ, और एक भाग मूव कर रहा है किधर, उत्तर पूर्व की तरफ। एक प्लेट के दो हिस्से अगर इस प्रकार से मूव करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि बीच में ये फटेगा और इसमें दरार बनेगी? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व मूवमेंट की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट की वजह से, और इंडिया के नॉर्थ मूवमेंट की वजह से ये फटा भाग, और इसके वजह से बना क्या आपका 90 ईस्ट रिज बना बेटा। क्या बना, 90 ईस्ट रिज। और इसी 90 ईस्ट रिज में के सहारे, इसी 90 ईस्ट रिज के सहारे, ठीक है, बहुत सारे आपको आइलैंड्स भी मिलते हैं, जैसे बैरन आइलैंड, नारकुंडम आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पर ज्वालामुखी भी निकलती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ फटेगी तो यहाँ पर ज्वालामुखी निकलेगी। ठीक, तो ये यहाँ पर
भारत इधर भागा था, ऑस्ट्रेलिया इधर भागा था, बीच में दरार पड़ी थी और वो दरार थी 90 ईस्ट रिज। आज की डेट में 50 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व ये फिर से दरार जो थी ये कम हो गई, चौड़ी थी पतली हो गई। ये दरार जो आप देख रहे हैं, जो रिज देख रहे हैं, ये चौड़ी थी ये पतली हो गई। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा आखिर क्यों हुआ ये समझिएगा बात। ऐसा आखिर इसलिए हुआ क्योंकि एक हद तक जब काराकोरम बन गया तो तिब्बत के पठार ने नॉर्थ मूवमेंट को बहुत स्लो कर दिया, उत्तर का जो गति थी उसको बहुत स्लो कर दिया। तो यहां पर प्लेट जो है वो इधर मूव करना कम कर गई और इसके पश्चात जब ये इधर मूव नहीं हुई तो इनका जोर पड़ा किस तरफ? इनका जोर पड़ा इस तरफ। तो भारत की प्लेट आज भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट कर रही है। तो भारत की प्लेट किधर मूव करना स्टार्ट करी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत की प्लेट जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है। और भारत की प्लेट जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो इसकी डायरेक्शन और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये चीज़ जो है क्या हो जाती है? रिज चौड़ी होना कम हो जाती है। ठीक है, और अपने स्थान पे रुक जाती है। अगर ये चौड़ी हो जाती तो यहीं से इधर एक भाग फट जाता और एक भाग इधर फट जाता और दोनों खिसक जाते इधर, और यहां पर सागर आ जाता और गहरा। समझ में आ रही है आपकी बात? तो ये थी आपकी 90 ईस्ट रिज की बात। अब आपको एक चीज लेटेस्ट बताता हूं मैं, अब आपको एक आखिरी और लेटेस्ट चीज बताता हूं, समझ लीजिए। यह आखिरी और लेटेस्ट चीज है। अगर आप भारत को देखेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज की डेट में जो आपका भुज वाला सेक्टर है, भुज, दिल्ली, हरिद्वार, हर्षिल, और ये जाता है कहां तक? रशिया के ओखोट्स्क सी तक। ये पूरी लाइन इस प्रकार से, इस लाइन के सहारे आपको बहुत सारे भूकंप नजर आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में भूकंप लगातार पिछले साल। ठीक है, छोटे छोटे तो इतने भूकंप यहां पर आए लेकिन वो महसूस नहीं हो पाए क्योंकि रिक्टर स्केल में वो 3 से नीचे थे, लेकिन लगातार एक एक घंटे में भूकंप आ रहे थे। और आज भी आप देखेंगे भुज से लेके हरिद्वार, दिल्ली और ये जो हिमालय वाली बेल्ट है इसके ऊपर निकल के चले जाओगे, इन बेल्ट में अफगानिस्तान, इन बेल्ट्स में आपको लगातार भूकंप नजर आएगा। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ क्या है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नीचे से मैग्मा फोर्स लगा रहा है। नीचे से मैग्मा क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पर फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर आपकी एक रिज बन रही है। आपका क्या बन रहा है? कटक बन रहा है धीरे धीरे, जिसको आप बोलते हैं दिल्ली, हरिद्वार, हर्षल रिज। मतलब दिल्ली, हरिद्वार, हर्षल, कटक, दिल्ली, हरिद्वार, हर्षल, कटक। और ये कटक जो है, ये कटक बन रहा है। जब मैं बोलता हूं, मैंने क्या बताया आपको? कटक जब भी मैं बोलूं, लेक्चर की स्टार्टिंग बताई थी, कटक बोलूं मतलब कि यहां पर प्लेटें क्या हो रही हैं? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और एक दूसरे से दूर जाने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? एक दूसरे से दूर जाने का मतलब यह है कि यहां पर यह भाग जो है फट जाएगा और यहां पर आपकी रचनात्मक प्लेट किनारे बनेंगे। रचनात्मक मतलब यहां पर कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जहां से मैग्मा नीचे से निकलता है, प्लेटें दूर जाती, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनेंगे। और अगर यहां पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनी तो जैसे कार्लसबर्ग ने इंडिया और अफ्रीका को अलग कर दिया था, उसी प्रकार से यहां पर यह भाग इधर चला जाएगा, यह भाग इधर खिसक जाएगा, दोनों भाग खिसक जाएंगे और ये फट जाएगा और यहां पर रिज बन जाएगा। और यहां पर अरब सागर का पानी क्या होगा? अरब सागर का पानी एंटर कर जाएगा। अरब सागर का पानी क्या करेगा? एंटर कर जाएगा और लाखों वर्ष बाद यहां पर भारत का इस प्रकार से टुकड़ा होगा और यहां पर आपका सागरी भाग बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का जियो फिजिक्स इंडियन प्लेट का। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये क्लास समझ में आई है तो डेली 11 बजे आपसे मुलाकात करूंगा सुबह।
और इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ जो कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी नॉलेज को एनहांस ही नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोग को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही नहीं। चैट में तो आप लोग लिखते ही हैं कि अच्छी लग रही है, इसके बाद कमेंट सेक्शन में भी जाके, क्योंकि मैं चैट ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, मैं बाद में कमेंट सेक्शन में देखता हूँ। तो आप लोग वीडियो जब खत्म हो जाए एक बार तो उस पर जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।